नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज बात कांग्रेस घोषणा पत्र के विश्लेषण की। इस विश्लेषण को सुनकर आपको सदमा भी लग सकता है। विश्लेषण शुरू करने से पहले आपको बता दें कि कांग्रेस अपनी 25 गारंटियों के साथ अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय की बात करती है। हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय। इन शब्दों पे मत जाइएगा। इन शब्दों के क्या निहितार्थ है वो हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में 2 हिस्सों में बांटा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को 2 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा है कि SC, ST, OBC नामक एक राजनीतिक वर्गीकरण किया गया है जिसमें बहुसंख्यक हिंदू है। दूसरा हिस्सा अल्पसंख्यक वर्ग है जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम और ईसाइयों को लिया गया है। अल्पसंख्यक संरक्षण के नाम पर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों के पसंद की स्वतंत्रता हो। हमारा पहला विश्लेषण यह है कि यह घोर आपत्तिजनक वादा है जो न केवल भारत के संविधान पर सवाल उठाता है बल्कि देश के भीतर 2 कानून लागू करने की हिमायत भी करता है। क्या भारत में अल्पसंख्यकों को अपने मर्जी से रहने, जीने, भोजन करने और भाषा बोलने पर कोई रोक है? अगर कांग्रेस का इशारा सिर्फ मुस्लिम समुदाय के प्रति है तो क्या वो यह कहना चाहती है कि कांग्रेस सरकार बनी तो वह मुस्लिमों के लिए शरीयत सुनिश्चित करेगी ताकि सरकारी अदालतों के समानांतर शरीयत अदालतें भी चल सके? हमारा दूसरा विश्लेषण है कि कांग्रेस ऊपरी तौर पर इसे सामाजिक न्याय जैसा कुछ कहकर प्रचार कर रही है, लेकिन इस वर्ग विभाजन का लक्ष्य कुछ और है। इसका बुनियादी लक्ष्य बहुसंख्यक हिंदुओं को वर्गों में बांट करके उनके बीच आंतरिक टकराव पैदा करना है और अल्पसंख्यक के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण को जारी रखना है। जब आप घोषणा पत्र का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि मुस्लिम अव्वल दर्जे के नागरिक होंगे। जातियों में बटा हिंदू अपने वर्ग संघर्ष में उलझा होगा। असल में यह भारत की शासन व्यवस्था का इस्लामीकरण करने का प्रयास है जिसका प्रयोग बंगाल से लेकर केरल तक कम्युनिस्ट पार्टियों ने किया और हर जगह फेल हुए। अगर कांग्रेस सही में मुस्लिम समुदाय का भला करना चाहती है सेकुलर, तो उसने उनको सेकुलर वैल्यू समझाए होते तो केरल में कभी ISIS, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे आतंकी संगठनों की बाढ़ नहीं आती और केरल में इस्लामिक यूनिवर्सिटी से लेकर इस्लामिक बैंकिंग तक का चलन नहीं बढ़ता। हालांकि कांग्रेस कभी अपने आप को समाज सुधारक नहीं मानती थी। राजीव गांधी की सरकार में जब तलाक की शिकायतों को सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था, तब की कांग्रेस सरकार ने यह कहते हुए आदेश को पलट दिया था कि वो समाज सुधार का काम करने वाली राजनीति में नहीं है। वो राजनीति करते हैं और शासन की जवाबदेही उनके ऊपर है, वह उसी पर ध्यान देते हैं। 4 दशक बाद हम कांग्रेस का घोषणा पत्र देखें तो समझ में आता है कि कांग्रेस ने राजनीति छोड़कर अपने आप को पूरी तरह समाज सुधार के काम में ही झोंक दिया है। उसके घोषणा पत्र में जो कुछ है वह सब कुछ SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक के आसपास सिमटा हुआ है। हाँ, महिला और नौजवान की भी बात की गई है, लेकिन वह महिला और नौजवान किस जाति और धर्म के होंगे, कांग्रेस का रुझान भी उसमें दिखता है। बीते 2-3 दशक में जब से कांग्रेस पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजिस्ट का प्रभाव पड़ा है, तब से कांग्रेस पर कम्युनिस्ट विचारधारा की छाप और गहरी होती जा रही है। असल में यह तो सेक्युलरिज्म भी नहीं है। अगर यह कुछ है तो भारत में इस्लामिक शासन प्रणाली लागू करने का एक वादा है। कांग्रेस के इकलौते विचारिक मार्गदर्शक राहुल गांधी जिस विचारधारा वाली राजनीति की बात करते हैं वह कुछ और नहीं बल्कि मरी हुई कम्युनिस्ट विचारधारा है जिसने भारत में अपनी जमीन खो दी है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शशिकांत तिवारी जी, प्रवक्ता बीजेपी, मलिक जावेद अंसारी जी,
प्रवक्ता कांग्रेस विपिन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता मलिक जावेद अंसारी जी, आपने हमारा विश्लेषण सुना, कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल फर्जी विश्लेषण है आपका क्योंकि आपको जो आपने एनालिसिस किया है वो बिल्कुल गलत है। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारा घोषणा पत्र कितने पन्नों का, ये बता दीजिए, कितने पन्नों का बता दीजिए। मैं बता रहा हूं आपको। अब आपने चूंकि पूछ लिया है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जो पहला पेज था जिसमें जो फोटो लगाई गई थी बफेलो नदी की लगाई गई थी। अरे बात सुनिए पहले, आपको हर चीज का जवाब मिलेगा। आपको बफेलो नदी का लगा के आप भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अरे सुन तो लीजिए, अभी आपके 5 न्याय की बात जो कर रहे हैं आप, 5 न्याय का भी मुझे तो लग रहा था कि इस पे बाद में आऊंगा, लेकिन आप 5 न्याय की बात कर देते हैं। आपके 5 न्याय क्या है? अरे सुन तो लीजिए अंसारी जी, 5 न्याय की बात भी कर देता हूं आपका कि 5 न्याय आपके क्या है। हिस्सेदारी न्याय बताते हैं आप, हम मान लेते हैं मुस्लिमों के हित की ही बात कर रहे हैं। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहाँ थी जब हिस्सेदारी लागू करना था? 2005 में आप कमेटी बनाते हैं, सच्चर कमेटी। मुस्लिमों का उनका अधिकार नहीं देते हैं उनके। आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं? 5 न्याय आपने पढ़ा? 5 न्याय क्या है? आपने 5 न्याय पढ़ा है, हाँ या ना बताइए? आपने घोषणा पत्र पढ़ा है? किसान न्याय की बात करते हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग की रिपोर्ट थी 2000 से 2006 में, उन्होंने दे दिया संस्तुतियां। वही बता रहा हूँ, पढ़ के ही बता रहा हूँ। सुन लीजिए अंसारी जी, मैं वही पूछ रहा हूँ कितने पन्नों का? अरे 5 न्याय की सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? 5 न्याय अभी पूरा बता दूंगा आपको क्या है। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या मैं बोल रहा हूँ? आपके जो 5 न्याय है, मूल तत्व है, उसके बारे में सुन लीजिए, बाद में पढ़ने की बात कर लूंगा। फैक्ट पे आ जाइए। हिस्सेदारी न्याय करते हैं तो सच्चर कमेटी नहीं लागू करते जो जिसमें मुस्लिमों के हित की बात थी। किसान न्याय की बात करते हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट को गायब कर देते हैं। एमएसपी तब उस समय क्यों नहीं लागू किया? 10 साल तक सरकार थी, 2006 में रिपोर्ट बन गई थी। नारी न्याय की बात करते हैं, साबानों केस में आप लोग शुतुरमुर्ग की तरीके से रेत में अपना सर डाल लेते हैं। श्रमिक न्याय की बात करते हैं, श्रमिक न्याय की बात करते हैं, श्रम न्यायालय ने कितने मजदूरों को दिया, उसको ध्यान नहीं देते हैं। युवा न्याय की बात करते हैं, जगदीश सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे कितना आपने शुरू किया? आप पन्ना पूछ रहे थे ना, आपको आईना दिखा रहा हूँ मैं, आईना दिखा रहा हूँ। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। न्याय की बात कर रहे थे, आपने झूठ बोल रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं। जगदीश सच्चर कमेटी रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की, आप बताइए? मैं प्रवचन सुनने नहीं आया, सवाल प्रवचन सुनने ही आप आए थे, पूछ रहे थे पन्ना कितना है। आईना दिखाने के बाद भाग रहे हैं आप। भाग नहीं रहा हूँ मैं, 5 न्याय पे ही बात कर रहा हूँ मैं, और किसकी बात कर रहा हूँ? सवाल क्या है? सवाल तो पूछा तो आपसे, आपने कहा कि रिपोर्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, पन्ना पूछ रहे थे आपको। बफेलो नदी की फोटो लगाएंगे। अरे कितने का पन्ना विश्लेषण किया, बिना पढ़े विश्लेषण कर दिया। विपिन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। जितनी बातें मैंने की, क्या आपको लगता है कि ये घोषणा पत्र या न्याय पत्र जिसको बताया जा रहा है महज धोखा है? मैं आग्रह करूंगा कि चर्चा को हम सार्थक रहने देते हैं, एक दूसरे की बातें सुने, विचार सुने, क्योंकि आपके दर्शक अपना कीमती समय निकाल के विश्लेषकों की, पत्रकारों की, प्रवक्ताओं की बात सुनने के लिए आते हैं। देखिए, ये कांग्रेस विपक्ष के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा लोकतंत्र के लिए कि हमारा विपक्ष मजबूत हो और लोकतंत्र के महापर्व में बेहतरीन प्रदर्शन करे। आप नींद से उसको जगा सकते हैं जो सोया हुआ हो, जो जान के अनजान बना हो, उसका आप क्या करेंगे? मैं बड़ी जरूरी बात बोलना चाहूंगा, यह स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी है। आजादी के बाद कौन सत्ता में काबिज रहा है, किसी को बताने की आवश्यकता है क्या? कितने वर्षों पर इन्होंने राज करा, तो ये बड़े महानुभाव दिए कांग्रेस पार्टी ने, तभी इनको ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी कहा जाता है। लेकिन आज की कांग्रेस, ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपनी राह खो बैठी है, या अच्छे सलाहकारों की उसको आवश्यकता है, तो उनको जो अच्छा रास्ता बताएं या अच्छी सलाह दें या मंथन करने के लिए बोले या आईना दिखाएं, तो उनको वो उस पर आपत्ति हो जाती है। कांग्रेस के नेताओं को कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। मैं बड़े सम्मान पूर्वक जावेद अंसारी साहब से एक बात पूछना चाहूंगा। जावेद जी, एक आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम तो चाहते हैं कांग्रेस की वापसी हो, अगर कम से कम आप लोग
सत्ता पे काबिज नहीं हो पाए, आपको शिकस्त मिली 2014 और 2019 के लोकसभा के चुनावों में, कम से कम ये उम्मीद करी जा रही थी आपसे कि आप मुख्य विपक्ष की भूमिका में नजर आए, लेकिन आप वहां पर भी नहीं है। तो इसमें ये किसकी गलती है? ये आपके खुद के कद्दावर नेता आपको आईना दिखाने का काम कर रहे थे, अपना एक अलग गुट बना दिया था, उस पे आप क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? और सबसे बड़ी बात है, आप 100 बातों की एक बात बोलना चाहूंगा, आप जनता की नब्ज समझने में सवाल कामयाब है। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। आपने 2014 के जब विपिन शर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं, अंसारी जी जवाब ले लीजिए। लहर में लोग बह गए हैं, देश की आवाम। आपने जनता के जनादेश को सही लिया नहीं, उसका आकलन नहीं करा। 2019 में तो जनाब सुनामी आई थी। तो ये बात आपको समझने की आवश्यकता है कि जनता जनार्दन होती है, जनता की नब्ज पहचानिए, मुद्दों को पहचानिए, रणनीति में बदलाव लाइए। और ये देश सबका है। बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा, हम लोगों ने अपना जीवन खपा दिया पत्रकारिता में कि ये देश सबका है। हम लोग सर्व धर्म सम्मान करने वाला मुल्क है, गंगा जमुनी तहजीब वाला मुल्क है। अंसारी जी से जवाब लेते हैं। अंसारी जी, विपिन शर्मा जी के आकलन पे आप अपना पक्ष रखिए। एकता, स्वाद और प्रेम का प्रतीक रहा। लाउड करिए अंसारी जी। ये बात समझने की आवश्यकता है। आरोप लगाते हैं कि आप लोग। जावेद अंसारी जी अपनी बात रखिए। देखिए, मेरा ये कहना है, वरिष्ठ पत्रकार की सारी बातों का मैं सम्मान करता हूं, उनका कोई भी सुझाव होगा वो सरमाथे पे लिया जाएगा। लेकिन बात चर्चा हमारी मैनिफेस्टो पे हो रही थी, और मैनिफेस्टो में हमारा जो हमने मैनिफेस्टो जारी किया है वो जनता से पूछ के किया है। और हमारा मैनिफेस्टो सवालों का जवाब दीजिए, मेरे 2 सरल सवालों का जवाब दीजिए। आप रोड मैप क्या साझा करने जा रहे हैं? इलेक्शन मैनिफेस्टो में तो रोड मैप होना चाहिए, आप कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है, आप अगर, मैंने वही बात को दोहरा रहा हूं, आप अगर मुख्य विपक्ष की भूमिका में नहीं है तो किसकी गलती है ये? आप कम से कम सरकार की खामियां उजागर करें, मोदी सरकार की। आप जब बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई और संविधान की दुहाई देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खामियां उजागर करने में नाकामयाब है, विफल है। ये बात समझ लीजिए, आपकी क्या गलतियां हैं वो भी जाहिर है। सवाल का जवाब तो जवाब लीजिए विपिन शर्मा जी, अब जवाब सुनिए उनका। देखिए, हम कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी की है, वो उसका उदाहरण चंडीगढ़ मेयर चुनाव का है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद मोहर लगाई। हम कहते हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। घोषणा पत्र पे आइए। अब बीच में बोल रहे हैं, अब बीच में बोल रहे हैं, क्योंकि आप मेरे बीच में बोले, मैं 10 सेकंड आपकी बात का उत्तर दूंगा। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, बतौर पत्रकार मैं बोलूंगा, ऐतिहासिक निर्णय सुना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, हम उसको सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन जनाब, लेकिन वोट चोरी कौन कर रहा था? वोट चोरी कौन कर रहा था? आप, यही रणनीति आपकी है। वो जीत आम आदमी पार्टी की थी। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, सही मायने में गठबंधन प्रत्याशी था, वो गठबंधन प्रत्याशी था। दिल्ली राजधानी में आपकी शिकस्त हुई है, आपकी हार हुई है। आप विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में शून्य पे बैठे हैं। क्या आपको मंथन करने की आवश्यकता नहीं है? क्या चिंता का विषय नहीं है? मैं बतौर पत्रकार विधानसभा जाया करता था, क्या स्वर्णिम दौर था। कसम जी, मैं बोलना चाहूंगा आपको, 1998 से लेकर 2013 का जो दौर था, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह थे, बड़े कम लोगों को जानकारी होगी, उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ऐसे महान नेता, राजनेता जो 50 वर्षों से ज्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र से हारे नहीं थे। इसका मतलब है कांग्रेस ने बड़े महानुभाव दिए। अगर आज और विकास के जो कार्य के श्रेय जाते हैं, निस्संदेह कांग्रेस को जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शशिकांत तिवारी जी। शशिकांत तिवारी जी, इस पूरे आकलन को देखा जाए तो कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप किस तरीके से लेते हैं, और हमारे विश्लेषण से आप कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल, आपके विश्लेषण से हम सहमत हैं। मैं कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं का जो भाषण है वो उद्धृत करना चाहूंगा। एक तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि भारत में, हिंदुस्तान में जितनी संसाधन है, इस पे पहला हक अल्पसंख्यक मुस्लिमों का है। दूसरा एक बयान है राहुल गांधी का कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, और ये वही राहुल गांधी हैं जो पाकिस्तान के मुस्लिम नेताओं के साथ अमेरिका में इन्होंने अभी बैठक की थी।
वहां भी इन्होंने कहा था कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ और मैं मुस्लिम, मेरे दादा परदादा सब मुस्लिम थे, मैं मुस्लिम हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये प्रसून जी अब चुप रहिए, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, आप डिस्टर्ब मत करिए। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो, कभी आप डिबेट पे नहीं बैठे क्या? आप डेकोरम खराब कर रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हो आप। शशिकांत जी झूठ जी मत बोलो, सुनिए झूठ मेरी मत बात। बोलो भाई। अरे बेकार की बात मत करिए। राहुल गांधी ने कहा नहीं कि मैं मुस्लिमों की पार्टी है कांग्रेस। अरे झूठ मत बोलो यार, आप बीच में मत बोलिए, आप सुनिए। चलाई आपके पूर्वजों ने, सरकारें चलाई है मुस्लिम लीगों के साथ, तो बंगाल में आप चलाई चुप रहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री थे, शशिकांत तिवारी जी, आप अपनी बात रखिए पूरी और बिन तरीके से। बुलाए प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान आप चले क्या गए बजा रहे हैं, थे। शशिकांत जी? प्रसून जी, और जिन्ना प्रसून जी, जी कौन माथा टेक के आए थे? अडवाणी जी आपके जो मार्गदर्शन बने। अरे शशिकांत चुप जी का रहो आवाज भाई। लाउड करिए, पीसीआर। हाँ तो प्रसून जी, ये उसी का अगला संस्करण है जो राहुल गांधी ने ये कहा कि हाँ कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, उसी का ये अगला संस्करण है। अब सुन लीजिए, अब आपकी ये- बात पूरी हो गई, अब मेरा सवाल सुनिए एक लाइन और। जी। इनको चिंता जो है केवल इनको नारी और न्याय की बात कर रहे हैं। कहाँ नारी न्याय चला गया था कि जब गिरिजा टिक्कू को काटा गया? युवा न्याय कहाँ चला गया था जब कश्मीर के सारे युवा पलायन कर रहे थे? इनको 30 की चिंता है। 30 जो संविधान का अनुच्छेद 30 है, उसमें यह है कि मदरसे में ये तो पढ़ाया जा सकता है कि धरती चपटी है, लेकिन आप अपने हिंदू धार्मिक किताबों को नहीं पढ़ा सकते किसी स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। अब जावेद मलिक जी का जवाब सुन लीजिए, आप लोग ध्यान से जावेद मलिक जी का जवाब सुनिए। जावेद मलिक जी, जावेद मलिक जी की आवाज लाउड करिए। धज्जे उड़ाई आप लोगों ने। जी जावेद अंसारी जी, जी अपनी बात रखिए। मैं यही कहना चाहूंगा, ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। अडवाणी जी मत्था टेक आए थे जिंदगी मजाक ठीक बात कह रहे हैं, ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन आपके घोषणा पत्र में एक लाइन ये भी आई है। अरे अंसारी जी सुन लीजिए मेरी बात, आपके कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह लाइन उभर के आई है कि व्यक्तिगत कानूनों के पसंद की स्वतंत्रता होगी। आप कानून का सम्मान कर रहे हैं और कानून का ही माखौल उड़ाते हैं। आप कहते हैं कि व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता होगी। इसको किस तरीके से देखते हैं अंसारी जी? आपको अपनी बात रखनी है, हमारे सवालों का जवाब देना है। ये बलात्कारियों के समर्थन में। अरे अंसारी जी मेरी बात सुनेंगे कि नहीं? आप मणिपुर उसका उदाहरण है। नहीं सुनेंगे। विपिन शर्मा जी, विपिन शर्मा जी की आवाज लाउड करिए। झूठे लोग हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में है, कहा जा रहा है व्यक्तिगत कानूनों के पसंद की स्वतंत्रता होगी। इसके क्या निहितार्थ आप देखते हैं? व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता का क्या मतलब निकाला जाए? इसका सीधी बात है कि यहाँ पर दोहरे मापदंड, और क्या मतलब निकला जाएगा इसका कि आप एक तरफ बात करते हैं एक राष्ट्र एक संविधान, हर एक मंच पे कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें खास तौर पे संविधान की दुहाई देते हैं। बहुत अच्छी बात है, संविधान का सम्मान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब एक राष्ट्र एक संविधान, एक राष्ट्र एक तिरंगा, एक राष्ट्र एक कानून, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ये देश हम सबका है, एक राष्ट्र इसको समझाने की आवश्यकता नहीं। और बड़े विश्वास से एक बात बोलूंगा, एक राष्ट्र ये भूल से हिंदुस्तान। एक मिनट अंसारी साहब, अंसारी साहब एक मिनट, ये बीच में बोल के आप कम से कम एक राष्ट्र झूठे दर्शकों का सम्मान करिए, चर्चा को सांसद रहने दीजिए। भाई अंसारी जी बात सुन लीजिए। मैं एक पहली बात बार बोलूंगा, ये वही देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। और बड़े जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा, अगर कोई समाज का तबका, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, अगर वो महफूज है पूरे विश्व में, वो हमारे महान देश हिंदुस्तान में वो एक फेक नैरेटिव दिया जा रहा है दुनिया को। और खास तौर पे मैं चिन्हित करना चाहूंगा, विदेशी मीडिया, कुछ विदेशी ताकतें नहीं चाहती कि हिंदुस्तान के जो कदम आगे बढ़ रहे हैं कि वो हम लोग आगे अग्रसर बढ़े, वो आत्मनिर्भर बने, महाशक्ति बने। ये आप क्यों नहीं इस बात का संज्ञान लेते कि हम शशिकांत तिवारी जी बीजेपी प्रवक्ता का आवाज लाउड आर्थिक महाशक्ति करिए। है। शशिकांत जी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में हिंदुओं को जातियों में बांटा जा रहा है, SC ST OBC अल्पसंख्यक, इस तरीके से। आपको क्या लगता है कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या कहना चाह रहा है?
देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र ये कहना चाह रहा है कि ओवैसुद्दीन ओवैसी जो हैं, ओवैसी के पिता ये भाषण देते थे, आज भी सोशल मीडिया पे मिल जाएगा यूट्यूब पे, कि अगर हिंदुओं को तोड़ना है, हिंदुओं को हराना है तो उनको जातियों में बांटो और सबसे पहले SC ST में बांटो, उनको लुभावने वादे, लुभावने नारे दो। ये ओवैसुद्दीन ओवैसी के पिताजी का बयान है, यूट्यूब पे कभी भी कोई भी दे सकता है। ये उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। इनका काम है ये हिंदुओं को जातियों में तोड़ना, जातिगत जनगणना की बात करना, जबकि पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास एक साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं, जातिगत जनगणना की मांग करते हैं, जातिगत बातें करते हैं। अब वो सब कार्ड चला गया, अब वो कार्ड ये नहीं खेल पाएंगे। पूरा देश जो है इन लोगों का चाल चरित्र चेहरा जान चुका है। ये युवाओं की बात करते हैं, युवाओं को न्याय देंगे, कन्हैया कुमार की गर्दन कटवा करके। जावेद मलिक हमारे साथ अब नहीं है, ये फोन काट के निकल गए इस डिबेट से, लेकिन इस चर्चा से साफ था कि वो प्रोपोगंडा करने आए थे, सवालों का जवाब देने से बच रहे थे। हम उस पे नहीं जाते हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज तो साफ है कि देश के सामने बड़ा संकट है। घोषणा पत्र के निहितार्थों को समझा जाए तो कुछ बातें एकदम साफ हैं। पहला कि हिंदुओं को बांटा जा रहा है जाति और अलग अलग वर्ग में, जबकि मुस्लिमों में भी तमाम यही विभाजन दिखते हैं, लेकिन उनमें बंटवारा नहीं दिखता है। अंसारी साहब जो आए थे उन्हीं के समुदाय को सबसे पिछड़ा माना जाता है इस्लाम में या मुस्लिमों में, लेकिन वो अपने समुदाय की बात नहीं करते हैं, वो इस्लाम की बात करते हैं। तो हिंदुओं को क्यों बांटा जा रहा है, ये समझना होगा हमको। दूसरा समझना होगा कि जब हम बात करते हैं कि ये 5 न्याय की बात करते हैं, हिस्सेदारी न्याय की बात करते हैं, किसान न्याय की, नारी न्याय की, श्रमिक न्याय की, युवा न्याय की, तो इन्होंने मुस्लिमों को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं की। इन्हीं के समय में वो समिति बनी, उन्हीं के समय में रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन 10 साल तक ये हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और कुछ नहीं किया। कारण क्या था कि इसको अगर लागू करते तो कहीं न कहीं देश इस्लामीकरण की ओर बढ़ता रहता। दूसरा था किसान न्याय की बात, स्वामीनाथन रिपोर्ट आई, MSP की बात हुई, MSP आज तक लागू नहीं हुआ। उसके पीछे कुछ आर्थिक पक्ष भी हैं, लेकिन जब चुनाव हार जाते हैं तब इनको स्वामीनाथन रिपोर्ट याद आती है, किसान याद आता है। जब सत्ता में रहते हैं तो आर्थिक मजबूरियां गिनाते हैं। नारी न्याय की बात करते हैं, फिर बता रहा हूं, साहबानों केस में इन्होंने मुंह छुपा के बैठ गए, इन्होंने साहबानों को न्याय नहीं दिलवाया, इन्होंने अपनी तुष्टीकरण की नीति को न्याय दिलवाया। ये बात करते हैं श्रमिक न्याय की, श्रमिकों के बारे में कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाए, श्रम मंत्रालय बना और वो श्रमिकों और समाज के गरीब वंचित वर्गों के लिए उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए बनाया गया था। कैसे कर रहा है अभी उस पर तमाम सवाल है। युवा न्याय, जगदीश भगवती समिति की रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट की सिफारिशें कहाँ गई, कैसे उससे मुकर गए लोग, अभी इसका भी कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे लोगों के घोषणा पत्र को जो शब्दों से खेलते हैं, ये न्याय की बात करते हैं, ये न्याय है या अन्याय? विपिन शर्मा जी। देखिए, कांग्रेस भले ही अपनी 25 गारंटियां लेके आई है और ये 5 न्याय, श्रमिक न्याय की बात करें, महिला न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम बात करें कि नरेंद्र मोदी जी की, माननीय प्रधानमंत्री की, तो वो क्या कह रहे हैं कि इसमें तो मुस्लिम लीग की झलक आ रही है। तो यहां पर एक बात समझने की आवश्यकता है कि एक आम आदमी इसको कैसे लेगा, उसके दृष्टिकोण से समझे कि कांग्रेस क्या चाह रही है इस समय। कांग्रेस, देखिए, चुनाव लड़े जाते हैं रणनीति पे, और जनता की नब्ज समझनी चाहिए कि आपकी रणनीति क्या है। क्योंकि अगर आपको पहले 2 बड़े चुनावों में शिकस्त मिली है 2014 और 2019 में, इसका मतलब है आपकी रणनीति में कोई अभाव रहा है, कोई कमी पेशी है, जिसके कारण जनता ने आपको नकारा है। तो आप बदलाव, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यहां पर कांग्रेस को समझने की आवश्यकता थी कि आप कब तक, बहुत जरूरी बात मैं चाहता हूं आपके दर्शकों तक पहुंचे, कि एक अंग्रेजी का फ्रेज है सेकंड फिडल, कि आप संतुष्ट इसमें है। जैसे अब मैं दिल्ली की उदाहरण दूं, दिल्ली एक बहुत बड़ी केस स्टडी है कि जनता वही है, जनता कोई नहीं बदली। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो स्पष्ट बहुमत, प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को, और लोकसभा के चुनाव 7 सीटें भाजपा, लेकिन कांग्रेस का है। कांग्रेस इसमें संतुष्ट है कि कम से कम भाजपा की शिकस्त होगी विधानसभा में। वो भूल जाते हैं कि
सही माने में उनकी हार हुई है। वो तो शून्य पे है, जहां से शुरू हुए तो वही है। और वही दौर था 1998 से लेकर 2013 का, जब जहां नजर जाती थी विधानसभा में कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। इसका मतलब है वो कांग्रेस ने बड़े महानुभाव दिए, लेकिन आज अगर कांग्रेस जनता से दूर जा रही है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। खुद जिम्मेदार उनको है, सोचना पड़ेगा। तुष्टीकरण की नीतियां जिम्मेदार है। हमारे साथ शशिकांत मुद्दों पे तिवारी बात जी हैं। करें, समय मुद्दों की पे कमी बात के करें। कारण केवल 30 सेकंड में आपसे समाज के जानना सब वर्ग चाहूंगा, को आगे लेके चलना है। सरकार ये देश आपकी में सत्ता है। सत्ता में आती है तो जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों पे क्या कार्रवाई करेंगे जो अमेरिकन अरबपति हैं और ये वहीं भूलना से नहीं बैठ के चाहिए कि इमरजेंसी किसके दौर में अपनी लगाई नीतियां जाएगी। लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। शशिकांत तिवारी जी, जी, जरा प्रश्न दोहराई, किस पे कार्रवाई की बात की आपने? जरा मैंने प्रश्न कहा दोहराइए। कि जो विदेशों में बैठी शक्तियां हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे अमेरिकी जी अरबपति, जी 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 जी, उनके मैं ऊपर बताता क्या हूं। शिकंजा कसेंगे आप? बिल्कुल प्रसून जी, देखिए राष्ट्रीय स्तर पे तो देश की सफाई अभियान तो मोदी सरकार करती ही रही है 10 साल में, आगे भी करती रहेगी। मोदी जी ने स्वयं कहा है कि ये तो टेलर था 10 साल, आगे ये सब कार्रवाई जारी रहेगी। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन लोगों पे कार्रवाई जरूर होगी जो लोग भारत की अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुतों पे कार्रवाई हुई है। FCRA के कई हजार NGO को बंद किया गया है जो पैसा भेज करके अनाप शनाप धर्मांतरण कराते थे और दूसरे गतिविधियों में कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होती रहेगी, हमें भी यही भरोसा है। इस चर्चा को फिलहाल हम यही विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का डिबेट में हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए APN न्यूज के साथ।